हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक होता है सडन सेंसेशन ऑफ फियर, मतलब एकदम से एक थॉट आना जो होता है डर का। और ये डर का थॉट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, डोमिनेटिंग होता है कि वो उस पर्सन को कुछ भी सोचने समझने की उसकी क्षमता जो है वो ख़त्म कर देता है। नेचुरल सी बात है कि अगर हमारे मन में कोई भी विचार होता है तो हम उसका मंथन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, कुछ रीजंस उस पर देते हैं और कुछ लॉजिक्स उसमें लगाते हैं कि लॉजिकल है या नहीं, मतलब सही है या गलत है ना। एक डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं। बट यहाँ पे उसकी पर्सन की जो थिंकिंग की कैपेसिटी है, जो रीज़न देने की, लॉजिक देने की, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये होता है इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थॉट है। अब इसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को एंजाइटी होती है, एक डिस्कम्फर्ट जो है फील होती है। अब ये जो थॉट उसके मन में आया, ठीक है, और ये डर का जो थॉट था, जो एंजाइटी थी, इसकी वजह से उसके माइंड पर, उसकी बॉडी पर जो सिम्टम्स आए, देन उसको हम बोल देते हैं पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक में क्या है कि एक डर वाली फीलिंग जो है उसको पर्सन को फील हुई। तो क्या होगा अगर डर की फीलिंग होगी? तो नेचुरल सी बात है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस जो है ऐसा लगता है कि रुक गया है, पसीना जो है आता है, सारा शरीर ऐसा लगता है कि कांप रहा है। ऐसा होता है हमारे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से। क्योंकि जब कोई डर आता है हमारे सामने, एक्चुअल में भी अगर कोई डर आता है, इसमें कोई आया नहीं, बट एक्चुअल में मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम डर रहे हैं, तो क्या होगा? या तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, या हमें क्या, फ्लाइट, मतलब हम कहते हैं फ्लाइट पकड़ ली और भाग गए भी, हवाई जहाज में बैठे प्लेन में और चलो भी छू मंतर हो गए। अब नेचुरल सी बात है कि बंदा या तो उससे लड़ेगा या वहाँ से भागेगा। बट अगर वो लड़ता है या वो भागता है, तो दोनों ही सिचुएशन में उसकी बॉडी फिजिकली एक्टिव होगी। और जब भी बॉडी फिजिकल एक्टिव होगी तो नेचुरल सी बात है कि बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ब्लड को। इसीलिए अगर दिल जो है ज़्यादा काम करेगा तो जल्दी जल्दी ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा। बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा वर्क करेगी बॉडी, ज़्यादा वेस्ट बनेगा, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का। अगर नॉर्मल भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारी बॉडी को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें सांस चढ़ता है, बिल्कुल चढ़ता है भी, तब भी मुंह सूखता है। अगर आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो थोड़ी देर बाद मुंह सूखने लग जाता है, ऐसा लगता है बैठ जो थोड़ा पानी पी लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप ज़बरदस्ती फिर भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है दिल में कुछ हो रहा है, हाय, बस थोड़ी देर बैठ जाते हैं अब तो बस। ऐसे ही होता है ना। फिर थोड़ी देर पानी पीते, रिलैक्स होता है, देन फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। मतलब कि अगर कोई भी डर होता है या अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अपनी बॉडी की इंक्रीज करते हैं, तो हार्ट रेट इंक्रीज होना एक नॉर्मल बात है, सांस चढ़ना एक नॉर्मल बात है, मुंह सूखना एक नॉर्मल बात है, पसीना आना एक नॉर्मल बात है। तो यही चीज़ होती है बस। अगर हम मान लीजिए किसी रेस में पार्टिसिपेट करना है हमें, तो हम मान लो कि अपने आप को रेडी करते हैं कि हाँ भाई अब रेस शुरू होने वाली है। अभी रेस शुरू नहीं हुई बट बॉडी ने अपने आप को मतलब तैयार करना शुरू कर लिया है। हार्ट रेट जो है, नर्वसनेस जो है, थोड़ा सांस चढ़ता है, मतलब ये सारे सिम्टम्स जो है धीरे धीरे फील होने हमें स्टार्ट हो जाते हैं। अभी रेस स्टार्ट भी नहीं हुई, मतलब बॉडी अपने आप को तैयार कर रही है कि अब हमें जो है फिजिकली एक्टिव होने वाली सिचुएशन आने वाली है और बस हमें उसके लिए रेडी होना है। हार्ट रेट इंक्रीज हुआ क्योंकि दिल में ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट होगा, तभी हार्ट रेट इंक्रीज हुआ। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बॉडी को, इसीलिए जो है हमारी ब्रीथिंग जो है फास्ट हो गई है। ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया है, खून तेजी से घूम रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब नेचुरल सी बात है कि खून जब जितनी तेजी से घूमेगा तो उतनी ही तेजी से वो ब्लड वेसल्स की वॉल से भी टकराएगा, तो क्या हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होगी तो हमें पसीना आएगा। अब नमनेस और डिजीनेस क्यों होती है? क्योंकि अ, जो जब हमारी बॉडी कभी भी फाइट करती है ना, तो जो ऑर्गन ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड जो है उन ऑर्गन्स में ज़्यादा हो जाता है और बाकी बॉडी के एरियाज में कम हो जाता है। और जिन एरियाज में बॉडी के ब्लड कम होगा तो नेचुरल सी बात है वहाँ नमनेस और सुनपन जो है वो फील होगा। उस टाइम पता है कि मसल्स, अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी तो मसल्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी काम की। इसीलिए मसल्स जो है, बॉडी जो है फील करती है ना, ट्रेम्बल होने लग जाती है, ऐसा लगता है झंझनाहट सी हो रही है। और इसमें क्या होगा? अब ये तो क्या हुआ कि
डर की सेंसेशन आई, बॉडी ने फ्लाइट और वो फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स मतलब स्टार्ट कर दिया ना, फ्लाइट एंड फ्लाइट वाला। अब क्या हुआ कि फिजिकल एक्टिविटी तो कोई हुई नहीं, क्योंकि डर तो एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक हुआ था, एक वहम था। अब क्या होगा कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो गया तो पैल्पिटेशन उस पर्सन को फील हो रही है, सांस उस पर्सन को चढ़ रहे, तो उसको क्या लगता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक आ गया है, शायद मैं अब मरने वाला हूँ, मेरा सांस जो है वो बंद हो गया है। अब सोचो कि अगर किसी पर्सन को ये फीलिंग आ रही है कि बस मेरा थोड़ा सा ही टाइम है तो मैं मरने वाला हूँ, तो उसकी फियर की सिचुएशन जो है और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। तो जो रिस्पॉन्स बॉडी ने स्टार्ट किया था, फाइट एंड फ्लाइट वाला, तो वो तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके चक्कर में तो हार्ट रेट और ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि वो बार बार बॉडी सिग्नल दे रही है कि हाँ जी फियर है, फियर है। पहले फियर था, एंजाइटी थी, अब इस जो ऐसा लग रहा है उसको कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, मरने वाला हूँ, मेरा हार्ट काम करना बंद कर रहा है, मेरी सांस रुक रही है ना, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस ऐसे लगता है कि बस मैं तो गए। अब जिसको फर्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग आती है, नेचुरल सी बात है कि वो तो हॉस्पिटल ही जाएगा, उसको थोड़ी ना पता है कि मुझे एंजाइटी है। वो तो जब हॉस्पिटल जाते हैं, जब वहाँ पे डॉक्टर चेकअप करता है, ईसीजी करता है, या जो भी टेस्ट है फर्दर, इको ब्लड टेस्ट करता है, देन उसको पता चलता है रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं है, लंग्स से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वो डॉक्टर क्या करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक। क्योंकि अगर हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ये सिम्टम्स आएंगे, तो वो प्रॉपर उस हार्ट की प्रॉब्लम का नाम लिखेगा ना, कि आपको एंजाइना पेक्टोरिस है, आपको मायोकार्डियल इंफारेक्शन है, अगर हार्ट में जैसे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, या हार्ट की ब्लड वेसल्स जैसे ब्लॉक हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या फिर मान लो कि अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब अगर किसी फिजिकली बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से ये सारे सिम्टम्स आएंगे, तो डॉक्टर पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम का नाम लिखेगा। बट अगर आपके इमोशंस की वजह से, आपकी फीलिंग्स की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके टेंशन की वजह से, मतलब साइकोलॉजिकल कोई भी इशू हो, अगर उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, देन उसको पैनिक अटैक कहा जाता है। स्पेशली जैसे एंजाइटी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने सोचा है ना, गलत सोचने की वजह से ये हुआ है, तो वो पैनिक अटैक है। हालांकि बॉडी में और प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से सेम सिम्टम्स आते हैं, बट उनको पैनिक अटैक नहीं कहा जाता है। पैनिक अटैक जो आता है वो कुछ सेकंड्स के लिए भी रह सकता है, कुछ मिनट्स के लिए भी, और घंटों तक भी। ये तो डिपेंड करता है ना कि पर्सन वो कितना एंजाइटी ले रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो बार बार जितनी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, उतनी ही ज़्यादा जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे। सिम्टम्स से पहले जो शुरुआत में तो यही सिम्टम्स आते हैं कि जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, जो पैल्पिटेशन है वो उस पर्सन को फील होती है, चेस्ट में पेन फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगती है, स्वेटिंग होती है, बॉडी ऐसे लगता है जैसे ट्रैम्बल हो रही है, और जैसे झंझनाहट जो है वो फील होती है, और जैसे फेंटिंग, जैसे चक्कर से आते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे आपने देखा बीपी कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है बस बैठ जाओ, आंखों के आगे को धुंधलापन सा आता है, मतलब वैसे ही लाइट हेडेडनेस फील होती है, और फेंटिंग सी फीलिंग फील होती है। तो मतलब ये जो सारे सिम्टम्स है, जैसे पेट में होता है, कई बार हमने देखा है ना कि हमें कहीं जाना हो, एंजाइटी होती है, तो हमें लगता है पेट में ना कुछ हो रहा है, अजीब सा कुछ हो रहा है, दर्द भी नहीं कह सकते, एक डिस्ट्रेस होता है एब्डोमिनल, कईयों को नौजिया की फीलिंग होती है, और ऐसा लगता है जैसे खाना फंस गया, कुछ खाने को मन नहीं करता, लगता है ना खाने में गले में कुछ अटक गया, भाई नहीं वाला तो मेरे गले से नीचे जा ही नहीं रहा। अब नेचुरल सी बात है कि वो पर्सन के ऊपर वो थॉट इतना ज़्यादा हैवी, मतलब उसके ऊपर हो गया है वो, मतलब इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग था थॉट, कि वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या करूँ या ना करूँ, मतलब रियलिटी से वो बहुत ज़्यादा एक तरह से दूर चला जाता है। उसको ऐसा लगता है बस मेरा माइंड जो तो है वो बिल्कुल खाली हो गया, मतलब अपने आप के ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं रहता, और जितना ज़्यादा वो एंजाइटी में जाता जाता है, वो ज़्यादा जाता है, उतने ही ज़्यादा ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। नेचुरल सी बात है कि इन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, फिजिकली बहुत वीकनेस फील होती है, उसको लगता है अब मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो जो सिम्टम्स आते हैं उसको भी वो इमेजिन करता है कि बस ये मेरा लास्ट टाइम है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मेरा सांस रुक रहा है, तो और ज़्यादा जो है उसकी एंजाइटी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से एक डर जो है, एक दहशत जो है, मतलब उसको फील होती है उस टाइम पर। अब नेचुरल सी बात है कि एंजाइटी में क्या होता है कि पेशेंट जो है
जैसे पहले उसने नेगेटिव सोचा, उसके मन में एक जो है फियर का थॉट आया। जैसे उसके मन में फियर का थॉट आया, हमारे जो ब्रेन है उसने जो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दिया। नेचुरल सी बात है कि हमारा जो हार्मोन है बॉडी में, एड्रेनलिन, वो रिलीज हो गया। अब वो रिलीज हुआ तो नेचुरल सी बात है कि हार्ट ने अपनी एक्टिविटी इंक्रीज की। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ब्रीदिंग इंक्रीज हो गई। तो मतलब वो जो प्रोसेस था, एक्चुअली देखा जाए तो एक नॉर्मल प्रोसेस था बॉडी का, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने का, फाइट करने के लिए, फियर के लिए। बट फियर एक्चुअली था तो नहीं, सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस थी। अब क्या होगा कि वो डर जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा, बॉडी में जो है बाकी जैसे हार्मोन्स होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, नेचुरल सी बात है उसमें भी इम्बैलेंस होगा। अब जो पेशेंट जो ये, क्योंकि बॉडी तो है उसने एक्टिविटी नहीं की, बट ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जोर जोर के जब सांस लेता है तो एक स्टेज क्या आती है, हाइपर वेंटिलेशन की स्टेज आती है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि जोर जोर के जब हम जैसे एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बॉडी में कम हो जाती है, बट ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बॉडी ने सिग्नल दिया था कि ब्रेन ने सिग्नल दिया था बॉडी को कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने वर्क किया। बट वो ऑक्सीजन यूज़ कहाँ हुई, हुई तो है ही नहीं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उसने की ही नहीं। तो क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि पीएच होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि हाँ भी एसिडिटी होगी, पीएच लेवल कम ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएट हो गया। तो ऐसे ही ब्लड के अंदर भी पीएच लेवल होता है, एसिडिटी और एल्कलाइनिटी। तो वो क्या है, वो डिस्टर्ब हो गई है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल कम हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, वो क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। बीपी कम होता है, ज़्यादा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना, अगर वैल्यूज़ कम या ज़्यादा होती है तो ब्रेन के ब्लड वेसल्स ऑटोमेटिक होते हैं, वो वेट नहीं करते। अब जैसे बाकी बॉडी में क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होते हैं, और सिग्नल होता है ना, प्रॉपर सिग्नल होता है बॉडी के मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, देन वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं। और इसका एग्जांपल जैसे मान लो कि हमने खाना खाया, अब आपने खाना खा लिया, जैसे ही आपकी पेट की जो मसल्स है वो ओवर डिस्टेंडेड होती है, ज़्यादा फूलती हैं, तो वहाँ के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, देन सिग्नल देते हैं कि पेट भर गया, आप खाना बंद कर देते हैं। मतलब मसल्स अगर ज़्यादा रिलैक्स होती है तो भी बॉडी सिग्नल देती है, और अगर मसल्स ज़्यादा इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो भी बॉडी सिग्नल देती है। कई बार देख रहे हैं पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो क्रैम्प्स क्या होता है, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होती है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है तो भी बॉडी सिग्नल देती है, आपको पेन की सेंसेशन होती है। अगर मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो नेचुरल सी बात है कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी तो है, ब्लड वेसल्स भी तो मसल से ही बनी है। अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स की तो पाइप की जो ओपनिंग है वो भी तो बंद हो जाएगी ना, कम हो जाएगी नॉर्मल से। तो ब्लड तो उसमें से फ्लो ही नहीं होगा, सर्कुलेट ही नहीं होगा। और अगर ब्लड मसल्स जो है रिलैक्स हो गई, मतलब रिलैक्स हो जाती हैं, तो ब्लड वेसल्स की ओपनिंग ज़्यादा बड़ी हो जाती है, डायमीटर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे होता है। तो ब्लड जो है वो एक ही जगह पे रुक जाएगा, बाकी बॉडी में तो सर्कुलेट ही नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए अगर ज़्यादा ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, डायलेट हो जाती है तो एक ही पोर्शन में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। तो नॉर्मल डायमीटर बना के रखना ब्लड वेसल्स का ज़रूरी है। और ये काम किसका है, तो मसल्स का भी रोल है भाई इसमें। तो यही जो ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं, तो इसी की वजह से तो आपको नमनेस, टिंगलिंग, ये सारी सेंसेशंस आती हैं ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। बट ब्रेन जो है वो वेट नहीं करता, वो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन भी स्टोर नहीं होती है। वो वेट थोड़ी ना करेगा, सिग्नल आएगा तो भी मैं अपनी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, रिलैक्स करूंगा। ये ऑक्सीजन कम होगी तो मैं वेट करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो मैं वेट करता हूँ, नहीं। वो ऑटोमेटिक होती है। उसने अगर अपनी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कम या ज़्यादा हुई, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हुआ, तो उसने ऑटोमेटिक अपने आप को डायलेट और रिलैक्स कर लेना, और ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग अपने आप को वैसे ही मेंटेन कर लेना है। तो इसीलिए आपको ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के ब्लड पे जो भी असर आता है उसका इफेक्ट ब्रेन साथ ही साथ उसको एडजस्ट करता है, ताकि ब्रेन के अंदर कोई डैमेज ना आए। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना, एक साइकिल बन जाता है। साइकिल बनने की वजह से जो है, ये जो पर्सन है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, उसका खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो मसल्स यूज़ होती हैं सबसे ज़्यादा। तो उस टाइम ब्रेन को क्या लगता है कि मसल्स को जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी तो शुगर से मिलती है सबसे ज़्यादा, तो है ना, और शुगर को ही यूज़ करती है हमारी बॉडी फर्स्ट जो है एनर्जी के लिए।
तो जब उसको लग रहा है कि हाँ जी, अब हमें भागने की ज़रूरत है या फिर लड़ने की ज़रूरत है, तो फिज़िकल एक्टिविटी होगी तो मसल्स को काम करना पड़ेगा। मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देन उसको शुगर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ब्रेन क्या करता है, शुगर जो है ना वो मसल्स में देता है। तो ब्रेन में जो है शुगर का लेवल थोड़ा-सा कम हो जाता है, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फ़ियर वाला एरिया होता है ना हमारे ब्रेन में, क्योंकि अलग-अलग एरियाज़ होते हैं अलग-अलग इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए। तो वहाँ पे जो डर का एरिया होता है ना, एमिगडाला, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एरिया में एक्टिविटी ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ बाकी ब्रेन में सब में एक्टिविटी कम हो जाती है। क्योंकि वो अपनी शुगर जो है मसल्स में दे देता है ताकि वो आपके जो भी फ़ियर है उसके अकॉर्डिंग वो लड़ पाए आपकी बॉडी। तो इसीलिए जो है ब्रेन से रिलेटेड जैसे फेंटनेस की फीलिंग लगती है, डिज़ीनेस की फीलिंग लगती है ना, तो ये जो प्रोसेस है ये बॉडी में होता है जिसकी वज़ह से सिम्पटम्स आते हैं। देखो वैसे तो ये एक डर की सेंसेशन है, फ़ियर है, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन के लाइफ़स्टाइल के ऊपर। कुछ हमारा जो होता है टेम्परामेंट मतलब बाय बर्थ होता है ना, जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनके कुछ जो गुण होते हैं, इंटेलिजेंट सोचने समझने की क्षमता, कुछ बाय बर्थ भी तो होती है। एक बच्चा होता है जैसे बहुत छोटे से बच्चे अगर हम गोदी उठाते हैं, एक बच्चा सबके पास गोदी में चला जाता है, बट एक बच्चा जो है किसी की गोदी में नहीं जाता। तो ये कुछ टेम्परामेंट बाय बर्थ भी होता है, बाकी जो है उसकी लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड होता है ना? कि वो किस तरह से सोचता है, आस-पास के एनवायरनमेंट में क्या-क्या उसने जो जैसे मैंने आपको बताया था, ये माइंड है, एक थॉट आ गया डर का। अब नेचुरल सी बात है कि माइंड में अगर आपने कचरा भरा है, तो वो तो वही देगा ना जो आपने उसमें डाला है। अगर बॉडी को जिस तरह से आप रखते हैं, जो भी आपका लाइफ़स्टाइल रहता है, उस हिसाब से बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो माइंड भी, ब्रेन भी आपको उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, जो आपने उसको दिया है। अगर आपने अब तक अपने लाइफ टाइम में सारे नेगेटिव थॉट्स, कचरा, लड़ाई, झगड़ा, वहम, डर सब भी ब्रेन को दिए, तो ब्रेन आज वही आपको दे रहा है। आपने उसको पॉजिटिविटी तो दी नहीं ना। देखो कॉन्शियस एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड मैंने पहले भी बताया है। कॉन्शियस वो होता है जो हमें पता होता है कि हम माइंड को क्या दे रहे हैं। सबकॉन्शियस वो होता है जो हमें पता ही नहीं होता कि हम माइंड को हम क्या दे रहे हैं, बट वो जा रहा है। बट अगर सबकॉन्शियस में से आपको ये सारा डर, वहम ये सब निकालना है तो कॉन्शियसली ही निकाल सकते हो। पूरा दिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है, उसको कॉन्शियसली जो है वॉच करना पड़ेगा। देन कॉन्शियसली आपको सबकॉन्शियस माइंड को बनाना पड़ेगा उसको। देन वो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। मतलब कि एंजाइटी से, पैनिक अटैक से आप छुटकारा बिल्कुल ईज़िली पा सकते हो, बस आपको अपनी थोड़ी-सी सोच को चेंज करना है, अपने माइंड को चेंज करना है। वैसे तो देखो एंजाइटी के सिम्पटम किसी में भी आ सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं, एडल्ट्स में। अब ये अटैक जो है कुछ सेकंड्स भी रह सकता है, मिनट भी रह सकता है, घंटों तक भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है उस पेशेंट की, उस पर्सन की कैपेबिलिटी के ऊपर कि वो कितनी देर में उसको ओवरकम करता है। पैनिक अटैक्स के या फिर यूँ कह लो कि एंजाइटी के कारण देखो कुछ भी हो सकता है, डेली रूटीन से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई जॉब चली गई, कोई पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो गया। ये मतलब कि कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई फ़ोबिया हो सकता है, किसी चीज़ से डर लगता हो, जैसे ही वो उसके सामने आता हो, उसको एंग्ज़ायटी फ़ील होती हो। किसी को कुछ वर्क प्लेसेस से डर लगता है, किसी को बस में जाने से डर लगता है, ट्रेन में। मतलब डर का रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने किस तरह की अपनी थिंकिंग जो है बना रखी है। या कुछ लोगों को देखा है कि डर की आदत ही होती है, छोटी-सी बात हो जाती है, डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब शुरू से ही उनका जो माइंड होता है, वो इस तरह से होता है कि छोटी-छोटी बातों पे ही डर जाते हैं। और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि बड़ा-बड़ा कुछ भी आ जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो गया तो होगा, देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा, क्या टेंशन लेने वाली बात है। तो मतलब कि और कुछ लोगों को क्या अपने मतलब कि मरने से भी डर लगता है कि हाँ, हमें कुछ हो ना जाए, हमें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मतलब मुझे समझ नहीं आती लोग मरने से क्यों डरते हैं? भई हम डेली कपड़े चेंज करते हैं, डेली नहाते हैं, क्लोथ्स चेंज करते हैं, क्या उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है? डेली नहाते हैं ना और डेली ही कपड़े चेंज करते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कुछ लोग होते हैं ना आलसी होते हैं, क्या यार रोज़-रोज़ नहाओ, रोज़-रोज़ कपड़े चेंज करो, झंझट है। और सर्दियों में अगर नहाने को बोल दो, कपड़े चेंज करने को बोल दो तो और भी बड़ा झंझट लगता है ना। बट कुछ लोगों को झंझट ही लगता, कुछ लोगों को मैंने देखा रूटीन होता है, जितनी मर्ज़ी ठंड हो ना सुबह उठ के 5 बजे नहा लेते हैं। और कुछ तो फिर भी गर्म पानी से नहाते हैं और कुछ तो ठंडे ही पानी से नहाते हैं। तो आपने देखा जब हम कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं ना, जैसे हम ऐसे हैं कि आराम से हमारी सोच के ऊपर है, कुछ खुशी-खुशी नहा लेते हैं, कपड़े आराम से डेली डेली चेंज करते हैं, कुछ जो है 5-5 दिन, हफ्ता-हफ्ता चेंज ही नहीं करते। उनको बहुत मुश्किल काम लगता है, ये टास्क बहुत मुश्किल लगता है, तो ऐसे एक मर डेथ वाली फीलिंग है।
ऐसा नहीं कि डेथ हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा कोई हवा हो गया, कोई डर है, नहीं। अगर आपने अपना माइंड सेटअप कर रखा है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। बड़े से बड़े डॉक्टर जो हैं, क्या वो नहीं उनकी डेथ नहीं हुई? उनकी भी हुई है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनकी डेथ हुई है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का, इसमें इतना डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जिस तरह हम नहाने से डर लगता है ना, उन्हीं जैसे नहाने से कुछ लोग डरते हैं, कपड़े चेंज करने से डरते हैं, जबकि वो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी ही डेथ होती है, कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये सिम्टम्स जो होते हैं ना एंजाइटी वाले, ये मतलब सॉरी पैनिक अटैक वाले, इसमें जो है ना और जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इंफारेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसमें भी हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आते हैं। जैसे है हाइपर थायरॉयडिज्म है, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, हाइपर वेंटिलेशन है ना। जैसे हाइपर वेंटिलेशन मैंने भी बताया कि कभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में कम हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, जिससे पीएच है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर देन ब्रेन में सिग्नल जाता है, केमिकल रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी बॉडी के। तो ऐसे ही मतलब कि ज़रूरी नहीं है एंजाइटी, और भी जैसे साइकोलॉजिकल जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मतलब एक आइडिया जो है उसके मन में स्टक हो गया। कंपल्सिव मतलब वो आइडिया उसी के लिए नुकसान कर रहा है, बस एक थॉट जो है वो मन में बैठ गया, वो निकल ही नहीं रहा, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, है ना। जैसे आपने देखा कुछ है लोग जो पूरा दिन हाथ ही धोते जा रहे हैं, हाथ ही धोते जा रहे हैं, हालांकि वो बेचारे धोना नहीं चाहते, वो उससे निकलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थॉट हमारे माइंड से निकल जाए, बट वो नहीं निकलता। वो जितनी भी कोशिश कर ले, पूरा दिन हाथ धोते जाते, धोते जाते, धोते जाते हैं। ऑब्सेसिव मतलब एक आइडिया जो उसके मन में ऐसा बैठ गया, स्टक हो गया है ना, जिसकी वजह से उसका जो लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे कोई लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कोई जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक में होता है कि कोई हादसा हुआ, कोई पहले कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, मान लो चलो किसी का कोई घर था वो फायर हो गया, मतलब आग लगी घर में, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बार बार वो इंसिडेंट्स जो है वो याद आता है, जिसकी वजह से बहुत सीवियर स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, देन जो है पैनिक अटैक हो सकता है। मतलब कोई पुरानी जो है लाइफ में ऐसी कोई बात हो गई कि उस बात का वो इंसान भूल ही नहीं रहा, और जैसे ही उस बात को याद करता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में, इतनी ज़्यादा एंजाइटी में आ जाता है, देन वो जो पैनिक अटैक वाली जो है वो सिचुएशन जो है आ जाती है। विल्सन डिसीज में होता है, जिसमें कि जो कॉपर है वो बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाता है, देन वो ब्रेन में, लीवर में और बाकी टिश्यूज में डिपॉजिट होने लग जाता है, उसमें भी सेम सिम्टम्स आते हैं। या फिर हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें कि शुगर जो है एकदम से डाउन चली जाती है। अगर आपने देखा होगा जिनको शुगर है, मेडिसिन भी लेते हैं, कई बार मेडिसिन ज़्यादा लेने की वजह से भी शुगर डाउन हो जाती है, देन उनको भी जो है इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं। और अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो, देन विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इनर ईयर में प्रॉब्लम हो, आपको पता है ना कि जो हमारा ईयर होता है, हमारा काम होता है, उसका प्राइमरी फंक्शन होता है पोस्चर को बैलेंस करना। अगर इनर ईयर में प्रॉब्लम हो तो भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। या फिर सीजर्स जैसे हम कहते हैं, दौरा पड़ता है। या फिर जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, कुछ मेडिसिन जो है लंबे टाइम से यूज़ करते हैं ना, तो जब उसकी इंटॉक्सिकेशन की वजह से उस सब्सटेंसेस को, जैसे अल्कोहल है ना, तो उसको यूज़ करने की वजह से वो सिम्टम्स आते हैं, या जब वो उसको छोड़ते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स जो है, तब भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो जैसे एंजाइटी है, इसमें जैसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे मैंने बताया पैनिक अटैक में कि हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना जैसे एक्सरसाइज बोला जाता है, डांस है, योगा है, मेडिटेशन है, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें हेल्पफुल रहती हैं। क्योंकि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बॉडी से, तो ये सारे सिम्टम्स फिजिकल एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तब वो प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए अगर आप डेली ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी करो, भी एक्सरसाइज करो, योगा करो, डांस करो, वॉक करो, जो भी आपको करना है करो। और दूसरा जो जैसे हम कहते हैं कि अगर आप कहीं भी जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको आपने देखिए पेट से पहले वो देखते हैं कि पेट की वजह से तो नहीं ये समस्या आ रही है, पेट की वजह से ही एंजाइटी ज़्यादा हो रही है। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा जो हार्मोन होता है ना, जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वो कहाँ पे बनता है, वो 90% सेरोटोनिन जो होता है हमारे इंटेस्टाइन्स में बनता है।
और जो माइक्रोबायोटा जो बैक्टीरियाज नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं ना इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, उनका जो है मेन रोल होता है स्ट्रेस हार्मोन्स में। तो इसीलिए अगर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेट का माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है या इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो जो है कहीं न कहीं स्ट्रेस और जो है उससे अटैच होता है, क्योंकि वो सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है ना स्ट्रेस का, वो इंटेस्टाइन से ही बनाती है और उसका माइक्रोबायोटा का रोल होता है। इसीलिए ये जो पेट है और माइंड है, दोनों का कहीं न कहीं रिलेशन होता है। तो इसीलिए अगर आप डाइट के ऊपर फोकस करो और मेडिटेशन के ऊपर फोकस करो, प्लस मैंने बताया था ना कि माइंड में जितनी पॉजिटिविटी आप भरोगे, ठीक है ना, उतना ही जो है आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। बिना मेडिसिन के रिकवर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेडिसिन ही लेनी ज़रूरी तभी आप रिकवर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, हमेशा हैप्पीनेस के थॉट्स अपने ब्रेन को देंगे, पीसफुल थॉट्स देंगे, प्योरिटी के थॉट्स देंगे, देन आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। क्या ये तो थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको पैनिक अटैक्स के बारे में बताने की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।